वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास में मेटलर्जी के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, उसके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हम लोग इसको देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने बोर्ड पर राइट डाउन किया है, बाकी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं तो आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। तो 6.12 तक हम लोग देख चुके थे कि डिस्क्राइब ए मेटल फॉर रिफाइंग निकल। तो मोन्स मेथड का हम लोग डिटेल्स में देखे हुए थे, वीडियो में देखे हुए हैं, वही उसका प्रोसेस है। आप उसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर उससे देख सकते हैं तो हो जाएगा। फिर कह रहा है कि हाउ कैन यू सेपरेट एलुमिना फ्रॉम सिलिका इन बॉक्साइट और एसोसिएटेड विथ सिलिका, गिव रीजन। तो बॉक्साइट और के लीचिंग के बारे में डिटेल्स हम लोग वीडियो में देखे हैं। ये लीचिंग प्रोसेस से किया जाता है। एलुमिना है, उसमें सल्फर के, कुछ टाइटेनियम के, सिलिकॉन का ऑक्साइड हो सकते हैं, तो उसको हम लोग लीचिंग प्रोसेस से सेपरेट करेंगे। लीचिंग प्रोसेस का डिटेल्स आपको दिया हुआ है वीडियो में, वहाँ से देख करके इसको क्लियर कर लीजिएगा। बुक का भी हेल्प आप ले सकते हैं, लीचिंग से करना है। अच्छा, इसमें है कि गिव एग्जाम्पल्स डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बारे में आप पहले से ट्रिक भी हम बताए थे कि जिसके प्रोनाउंसिएशन में ओ होता है वो प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किया जाएगा। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों हीटिंग प्रोसेस हैं बिलो मेल्टिंग पॉइंट। जो ओर होते हैं कंसनट्रेटेड ओर, उन कंसनट्रेटेड ओर को हम हीट करते हैं, उसमें से वोलेटाइल इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हीटिंग करते हैं। और बिलो द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द ओर, तो इसी प्रोसेस में जब हम ये हीटिंग का प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर करते हैं तो उसको हम रोस्टिंग बोलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं तो उसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। स्पेलिंग में प्रोनाउंसिएशन में आप देखते हैं रो, तो ओ है तो सीधा ट्रिक समझ लीजिए कि इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किया जाएगा। कै में ए आ रहा है यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में किया जाएगा। तो जब आपके दिमाग में रहेगा कि एक में दोनों को हीटिंग करना है बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, एक एब्सेंस में है, तो कन्फ्यूजन होता है कि रोस्टिंग में एब्सेंट होगा कि कैल्सिनेशन में एब्सेंट होगा। तो याद करने के लिए ट्रिक अपना सकते हैं कि रोस्टिंग में ओ है यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, ए में एब्सेंट रहेगा। और ये रोस्टिंग जो है वो बेसिकली सल्फाइड ओर के साथ किया जाता है। कैल्सिनेशन जो है बेसिकली कार्बोनेट ओर के साथ किया जाता है। सल्फाइड ओर वाले को करते हैं तो SO2 गैस निकलती है, कार्बोनेट वाले के साथ करते हैं तो वहाँ पर CO2 गैस निकलती है। तो इस तरीके से 3-4 आप डिफरेंस लिख सकते हैं। फिर हाउ इज कास्ट आयरन डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन। आयरन के डिटेल्स में दिया हुआ है, समराइज हम कर देते हैं कि कास्ट आयरन जो होता है वो आपका ज़्यादा कार्बन कंटेनिंग, अप्रॉक्सीमेटली 4% कार्बन कंटेंट करता है। उसके अलावा उसमें कुछ इम्प्योरिटीज रह सकती हैं ज़्यादा, और जब उनको मेल्ट किया जाता है कोक के प्रेजेंस में हॉट एयर ब्लो करा करके तो उससे आपको पिग आयरन बनता है। पिग आयरन रिस्पेक्टिवली ज़्यादा हार्ड होता है और ब्रिटल होता है नेचर में। दोनों का डिटेल्स आप वहाँ से भी देख सकते हैं, हमने समराइज भी किया, इसको लिख लीजिएगा। शॉर्ट आंसर है। फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिनरल्स एंड ओर। शुरू में ही हम लोग देखे थे कि अर्थ से जो कुछ भी हम डिग आउट करके निकालते हैं वो मिनरल्स होते हैं, और ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें किसी विशेष मेटल का, स्पेसिफिक मेटल का एक्सट्रैक्शन लो कॉस्ट पर प्रॉफिटेबल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो सारे मिनरल ओर नहीं हो सकते, लेकिन सारे ओर मिनरल होते हैं, क्योंकि ओर स्पेसिफिक टाइप ऑफ मिनरल ही होते हैं। फिर है कि वाई कॉपर मेट 6.17 में कि वाई कॉपर मेट इज पुट इन सिलिका लाइन कन्वर्टर। तो देखो सिलिका लाइन कन्वर्टर में जब हम पुट करते हैं तो बेसिकली कॉपर मेट में हमको कॉपर निकालना है, तो वहाँ पर कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड होता है। आयरन सल्फाइड इम्प्योरिटीज के रूप में प्रेजेंट है, वो वहाँ पर सीधे नहीं निकलता है। तो जब उसको सिलिका लाइन कन्वर्टर में हम डालते हैं तो वहाँ पर सिलिका प्रेजेंट होता है, और सिलिका ये FeS से रिएक्ट करता है। तो FeS को पहले ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं रोस्टिंग में, तो FeS जो होता है आयरन ऑक्साइड यानी FeO में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर सिलिका लाइन कन्वर्टर जो होता है उसमें सिलिका होता है,
तो सिलिका वहाँ पर आपको फ्लक्स की तरह यूज होता है और उसके बाद आयरन सिलिकेट बन जाता है जो आपका स्लैग के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है और फिर कॉपर आराम से निकल जाता है। व्हाट इज 6.18 में व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट इन द मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम। तो हम लोग देख चुके हैं एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में कि क्रायोलाइट यूज किया जाता है। उसका मेन कारण दो है कि सबसे पहला काम करता है कि बॉक्साइट के मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देता है और दूसरी बात है कि उससे इलेक्ट्रिक करंट के पास होने के लिए बेटर कंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है। फिर है कि हाउ इज द लीचिंग कैरिड आउट इन केस ऑफ लो ग्रेड कॉपर ओर। तो हम देख चुके हैं कि लो ग्रेड जब हाई ग्रेड कॉपर होता है तो उसका हम लोग हीटिंग करके और ये करते हैं पायरोमेटलर्जी के द्वारा उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। जब लो ग्रेड होता है तो उसका हम लोग ये हाइड्रोमेटलर्जी के द्वारा यूज करते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भी अप्लाई करके उसको किया जाता है, जिसका डिटेल्स हम लोग लास्ट में देखे हुए थे। तो लो ग्रेड कॉपर के लिए अलग है, ध्यान रखना होगा कॉपर में दोनों है, लो ग्रेड हाई ग्रेड। तो हाई ग्रेड कॉपर का और होगा तो उसको पायरोमेटलर्जी से, लो ग्रेड कॉपर होगा तो उसको आप हाइड्रोमेटलर्जी से करेंगे। उसका डिटेल्स हम लोग प्रीवियस वीडियोज में देखे भी थे। इसके बाद है कि वाई इज जिंक नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिंक ऑक्साइड थ्रू द रिडक्शन यूजिंग CO। तो देखिए CO के साथ रिडक्शन करने पर हमको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कम टेम्परेचर पर CO के केस में ΔG का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, जबकि कार्बन के साथ इसका वैल्यू निगेटिव हो जाता है। इसलिए हम लोग कार्बन के साथ इसका करते हैं, CO के साथ नहीं करते। फिर है कि द वैल्यू ऑफ ΔG स्टैंडर्ड ΔFG स्टैंडर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ Cr2O3 इज 540 किलोजूल पर मोल एंड Al2O3 इज 827 किलोजूल पर मोल। इज द रिडक्शन ऑफ Cr2O7 पॉसिबल विथ Al। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने डिटेल्स दे दिया है कि 6.20 का कि वाई द जिंक नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिंक ऑक्साइड थ्रू रिडक्शन यूजिंग CO। तो आप देख सकते हैं कि वी नो दैट ΔG फॉर्मेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ Zn टू ZnO तो -650 है और द कन्वर्जन फॉर CO इंटू CO2 इज है -450 किलो जूल। रिएक्शन में आपने लिख दिया, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या हो रहा है कि 2Zn को CO से अगर हम रिड्यूस करेंगे ZnO को तो उस कंडीशन में हमारा 2Zn प्लस CO होगा। तो इसके लिए गिब्स एनर्जी का वैल्यू आ जाता है पॉजिटिव +200 किलो जूल। तो चूंकि ये पॉजिटिव आ गया तो ΔG पॉजिटिव है, तो इसलिए ये कम टेम्परेचर आपका संभव नहीं है, रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। तो अगर इसको करना चाहें तो हमको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी जो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, तो इसलिए हम इसको अवॉइड कर देते हैं। दैट्स वाई CO कैनॉट बी यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ ZnO इंटू Zn। इसके बाद 6.21 जो है दिया हुआ है, तो रिएक्शन आप आराम से लिख सकते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीजन के साथ Cr2O3 बनाने के लिए दिया हुआ है कि -540 किलो जूल, और ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाने के लिए दिया हुआ है ΔFG स्टैंडर्ड -827 के जूल। अब इसको माइनस करेंगे अगर हम इक्वेशन से, तो माइनस करने पर ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा माइनस करने पर सीधा इक्वेशन मिल जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए कि 2/3 Cr2O3 प्लस 4/3 Al तो इक्वल्स टू 2/3 Al2O3 प्लस 4/3 Cr। और इसका जो गिब्स स्टैंडर्ड एनर्जी आ जाता है हमारा -287। तो चूँकि ये निगेटिव है इसलिए ये रिएक्शन संभव है, फिजिबल है। दैट एल्युमिनियम कैन बी यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ Cr2O3, मतलब इसके रिडक्शन के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ΔFG स्टैंडर्ड आपका निगेटिव आ रहा है। हमेशा याद रखना है कि
किसी भी रिएक्शन के फिजिबल होने के लिए उसके करस्पॉन्डिंग गिब्स एनर्जी का वैल्यू हमारा निगेटिव होना चाहिए, तभी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर निगेटिव आ जा रहा है, इसलिए हम लोग इसका कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं इसमें, जैसे 6.2 है कि आउट ऑफ सी एंड CO विच इज़ अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ZnO। तो ZnO के लिए आपका C बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि 1120 केल्विन के टेम्परेचर के रेंज में यानी लो टेम्परेचर पर आपका CO रिड्यूस कर देता है, जबकि CO के रिड्यूसिंग के एजेंट बनने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए C बेटर एजेंट यानी कार्बन आपका या कोक जो है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर होता है, क्योंकि वो कम टेम्परेचर पर ही आपका रिडक्शन शुरू कर देता है, जबकि लगभग 1323 केल्विन से ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है CO के साथ रिडक्शन करने के लिए। तो कम टेम्परेचर पर रिडक्शन परफॉर्म कराने के कारण C आपका CO के रिस्पेक्ट में बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है यहाँ। फिर है कि द चॉइस ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट इन ए पार्टिकुलर केस डिपेंड्स ऑन द थर्मोडाइनेमिक फैक्टर। हाउ फार डू यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट? सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स इसके कई दिए गए हैं, आप उसमें ले सकते हैं। और ये बात फिक्स है कि टेम्परेचर से रिलेटेड बात होती है। यहाँ पर हर केस में थर्मोडाइनेमिक कंसेप्ट का यूज करना होता है, क्योंकि रिएक्शन के फिजिबल होने के लिए, रिडक्शन कंप्लीट होने के लिए आपको डेल्टा G का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए और डेल्टा S का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों टेम्परेचर से हैं और इसके कई एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, हम लोग उसको ले सकते हैं। फिर है कि नेम द प्रोसेसेज फॉर विच क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड एज ए बाई प्रोडक्ट। व्हाट विल हैपन इफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम लोग ये दोनों देखे हुए हैं कि अगर डायरेक्ट सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो उसमें हमको सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं। इसका जब सोडियम का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, हम लोग देखे हुए थे इसमें ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइसिस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखे हुए थे, तो उसमें भी आपको मिला हुआ था। उसके पहले भी हाँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आप उस टॉपिक को डिटेल्स में देख सकते हैं। तो उसमें हम लोग देखे थे क्लोरीन के लिए कि क्लोरीन का अगर डायरेक्ट मोल्टेन स्टेज में कराते हैं, डाउन प्रोसेस भी उसको बोलते हैं, तो उसको अगर हम मोल्टेन स्टेज में कराते हैं तो वहाँ पर आपको क्लोरीन बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है और सोडियम मेटल मिलता है। और उसी को अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेकर के करते हैं, यानी ब्राइन को लेकर के करते हैं, तो वहाँ पर ब्राइन के केस में सोडियम आयन प्रेजेंट होता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, H2 भी निकलता है, Cl2 भी निकलता है, और सोडियम आयन जो है वो H+ आयन आपका वाटर से निकलता है, तो उस और OH में है तो उसके साथ रिएक्शन करके आपको H+ आयन जो है तो वो आपका चला गया कैथोड पर H2 के फॉर्म में, और एनोड पर आपका Cl2 निकल जाता है, और Na जो बच गया और OH जो बच गया दोनों एक्वस सॉल्यूशन में है, तो ये दोनों मिलकर के NaOH बन जाता है। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ दोनों प्रोसेस में कि जब हम सोडियम क्लोराइड का मोल्टेन स्टेज में इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो उसमें क्लोरीन मिलता है बाई प्रोडक्ट के रूप में और सोडियम मिलता है, जबकि उसी को एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में कराते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, तो उस केस में क्लोरीन तो बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता ही है, साथ में हाइड्रोजन भी मिलता है और NaOH सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में मिलता है। दोनों में अंतर यही है। और इन दोनों प्रोसेस में Cl2 आपको बनता है बाई प्रोडक्ट। इसके बाद है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रेफाइट रॉड इन द इलेक्ट्रोमेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमेटलर्जी में जो एल्युमिनियम का किया जाता है तो उसमें एनोड बनाए जाते हैं ग्रेफाइट रॉड्स के, और रिएक्शन में जो ऑक्सीजन निकलता है एल्युमिनियम ऑक्साइड के डिकम्पोजिशन से या रिडक्शन से, तो ऑक्सीजन आपको ग्रेफाइट रॉड वाले एनोड पर जाता है, वहाँ पर ग्रेफाइट के कार्बन से कांटेक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो रिड्यूस होते जाता है। तो इस तरीके से प्रोसेस जैसे जैसे कंटिन्यू होता है तो ग्रेफाइट रॉड का कार्बन
ऑक्सीजन के साथ कन्वर्ट होकर के गैसियस फॉर्म में निकलते जाता है और इसलिए धीरे धीरे वो ग्रेफाइट रड कंज्यूम होते जाते हैं। इसीलिए टाइम टू टाइम ख़त्म होने पर उनको हमको बदलने की ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिक मेटलर्जी को कंटिन्यू रखने के लिए। तो वहाँ पर ग्रेफाइट आपका एनोड का काम करता है और ऑक्सीजन से निकलने वाले ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है। तो फिर उसके बाद है कि आउटलाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल बाय फॉलोइंग मेथड, जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग। तो तीनों के डिटेल्स हम लोग रिफाइनिंग नोट्स में पढ़े हुए हैं, वहाँ से आप इसका शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिएगा, बुक का भी हेल्प ले सकते हैं। और लास्ट है कि प्रिडिक्ट कंडीशंस अंडर व्हाट व्हिच एल्युमिनियम माइट बी एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस MgO। और ये हिंट में दिया हुआ है कि सी इन टेक्स्ट क्वेश्चन 6.4 से रिलेटेड है, तो आप वहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं उसके 6.4 इन टेक्स्ट के अनुसार। और इसका समराइज हम लोग कर लेते हैं कि एलिंगन डायग्राम से द प्लॉट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू ऑक्साइड्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 1665 केल्विन। जो दो ऑक्साइड दिए गए हैं यानी एल्युमिनियम का ऑक्साइड और मैग्नीशियम के ऑक्साइड के दोनों का इंटरसेक्शन होता है इस टेम्परेचर पर 1665 केल्विन पर, वेयर डेल्टा जी स्टैंडर्ड बिकम्स 0 फॉर द रिडक्शन ऑफ MgO बाय एल्युमिनियम। तो जब 0 हो जाएगा तो वहाँ पर नहीं होगा, यानी 1665 केल्विन पर ये 0 हो जाता है डेल्टा जी, तो वहाँ पर हम रिडक्शन उस टेम्परेचर पर नहीं कर सकते। तो सो एल्युमिनियम कैनॉट रिड्यूस MgO बिलो 1665, यानी 1665 पर भी 0 है तो नहीं करेगा, उसके नीचे के टेम्परेचर पर भी नहीं कर सकता। उसके नीचे के टेम्परेचर पर एक्चुअल में आपको Mg जो है वो आपका रिडक्शन का काम कर सकता है Al2O3 में से। और उस टेम्परेचर के यानी जो आपका इंटरसेक्टिंग टेम्परेचर आ रहा है 1665 केल्विन, तो इसके ऊपर टेम्परेचर रखने पर आपका ये रिएक्शन हो सकता है। तो एल्युमिनियम कैनॉट रिड्यूस MgO बिलो 1060। फिर Al मीन्स एल्युमिनियम कैन रिड्यूस MgO to Mg above 1665 Kelvin because delta Fg standard for Al2O3 is less than as compared to that of MgO। तो वहाँ पर ये कर सकता है, यानी 1665 केल्विन से लो टेम्परेचर पर Mg रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए, जबकि 1665 केल्विन से एबव टेम्परेचर पर Al2 के Al जो होगा एल्युमिनियम ये काम करेगा MgO के रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। तो इस तरीके से मेटलर्जी के डिफरेंट क्वेश्चंस को हमने देखा, डिस्कस किया। आप इस क्वेश्चन को बुक को पढ़ करके, वीडियो को देख करके, क्वेश्चन को रिवाइज करके अदर बुक का भी हेल्प ले सकते हैं, करके इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। रेडियो सिलेबस में भी आते हैं इसमें से क्वेश्चन निश्चित रूप से। और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो आपके P ब्लॉक एलिमेंट के साथ मिलेंगे, जो आपके NCERT बुक का यूनिट 7 है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप वीडियो से बने रहिए। वीडियो पर अभी तक आप नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट हमेशा मिलते रहें और आप अच्छे से अपने सब्जेक्ट मैटर को बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।